लेके चलते हैं, उससे थोड़ा सा हम एक इंट्यूशन डेवलप करेंगे अपनी एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में। देन वी विल जंप टू द लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। तो एक जो सबसे सिंपल तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसे जिसे कहते हैं पॉपुलेशन इक्वेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास y इज़ द पॉपुलेशन ऑफ चूहे। मान लो किसी खेत में चूहों की आबादी के ऊपर स्टडी करनी है, तो जो y इज़ द पॉपुलेशन ऑफ माउसेस एंड दिस इज़ द टाइम के साथ हम देख रहे हैं। तो आप सोचो कि एक खेत में चूहे थे और वो चूहे उन चूहों ने और चूहों को जन्म दिया, फिर वो जो तेज़ी से बड़े होते गए, विद इन फ्यू वीक्स उन चूहों ने और रिप्रोडक्शन किया। और यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि इस पर कंट्रोल कर सके, मतलब उन चूहों को खाने वाला नहीं है, वही चूहे ही हैं जो पूरे खेत के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते 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 बहुत तेज़ी से उस पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये अनकंट्रोल पॉपुलेशन स्थिति है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चूहों की आबादी है वो समय के साथ बढ़ रही है और कोई कांस्टेंट है मान लो s और y पे डिपेंड कर रही है। तो मतलब जितने चूहे हैं वही पैदा कर रहे हैं और नए चूहे और फिर और नए चूहे और फिर और नए चूहे। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इवन फिबोनाची सीरीज़ जो है वो इससे जुड़ी हुई है। सीरीज़ सोल्यूशन का जो यूनिट होगा वहाँ हम लोग फिबोनाची के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, सीरीज सीक्वेंसेस के बारे में। तो इस तरह से कुछ चल रहा है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल वगैरह के तरीके अपनाते हैं हम यहाँ पर। तो वैसा हम एक तरीका यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। आप क्या करेंगे कि dy है, इस y को इधर ले आओगे और फिर इधर जो है s है इसको dt से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने y के एक तरफ ले आए, t के एक तरफ ले गए, फिर उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दे रहे हो आप इसको। ये इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा log ऑफ y, यहाँ से s कांस्टेंट है, इट इज़ द जस्ट फैक्टर जो बता रहा है कि फेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये t है। अब यहाँ हम इस कांस्टेंट जो कि इम्प्रॉपर है इसीलिए हम राइट साइड में एक फैक्टर जोड़ेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया। चूँकि हमें कांस्टेंट जोड़ना है तो हमने log के टर्म में ही उसको जोड़ दिया। तो ये बन जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ a इज इक्वल टू s टाइम t, वेयर दिस a इज पर्टिकुलरली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा log, आपको मालूम है log y माइनस log a यानी log m माइनस log n इज log m बाई n। तो ये हो जाएगा log m बाई n इज st। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा m बाई n और ये हो जाएगा e की पावर st। ये जो किया है हमने, दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग प्रोसेस। ये इतना करने की समझ हमको एक दिन में नहीं आई और इसके पीछे बड़े बड़े लोग लगे हैं। नेपियर से लेकर के आयलर तक की पूरी इतिहास है जो इस स्टेप को इस यहाँ से यहाँ तक लेके आता है। हाउ दिस log ऑफ दिस टर्म is converted into the exponential. This is a very fascinating story about the Napier जो कि log के जन्मदाता या उसको पॉपुलेट करने वाले थे, and the Euler who is a very bright mind, who was a very bright mind in the mathematics। तो खैर इस तरह से हुआ हमारे पास। अब हम अच्छा m नहीं लिख दिया, हम यहाँ पे लिखेंगे y बाई a, y by a, so y is equal to a e की पावर st। now this is the solution। तो अगर आप कह रहे हो कि ये है हमारी प्रॉब्लम, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। अब कैसे है फर्स्ट ऑर्डर, कहीं y स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डिग्री इसकी सब एक ही उसके, कोई डिग्री इनका कोई 2 या 3 नहीं है। तो ये लीनियर है, सिंपल है और एक ही वेरिएबल के साथ देखे जा रहे हैं, तो ऑर्डिनरी वगैरह है। तो लीनियर ऑर्डिनरी वन डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कि ये सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में आपके पास जैसे मान लो कि s इज सम कांस्टेंट है, a आप चुन सकते हो, ये जो a की वैल्यू है ये आप चुन सकते हो। तो अगर आपको चुनाव
करने का मौका मिले तो आप ए की वैल्यू कुछ भी चुन सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ये ग्राफ टाइम है और ये वाई है, आपने ए की वैल्यू कोई चुनी तो मान लो शुरू में पॉपुलेशन कुछ थी, भाई कुछ तो चूहे दो तो छोड़ोगे ही जिनसे आगे और पैदा हो सके। तो उसके बाद से मान लो यहीं से ग्राफ जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, फिर आपने ए की वैल्यू कुछ और चुनी तो फिर ऐसे जाएगा और तेज़ी से बढ़ेगा। आपने कुछ रेट है कुछ वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, पॉपुलेशन और धीरे बढ़ रही है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ए की वैल्यू और फिर उसी हिसाब से एस की वैल्यू का एडजस्टमेंट करते जा रहे हो, उसी हिसाब से हमारे जो ग्राफ हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। तो हर ग्राफ एक सोल्यूशन दिखा रहा है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम नाम देते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन बिकॉज यू आर नॉट, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं, अपने आप को आपने संयमित नहीं किया है कि बस हम इसमें इतनी ही वैल्यू लेंगे, हम देख रहे हैं अपने हिसाब से वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें से कोई एक वैल्यू चुन लो कि नहीं हम ए की केवल एक ही वैल्यू मानेंगे, तो अगर आप ए की केवल एक ही वैल्यू मानोगे तो जाहिर सी बात है, मान लो आपने ये वैल्यू मानी ए की, तो आपके पास ये कर्व सब नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही कर्व रहेगा, जो आपने ए माना उसके हिसाब से एक कर्व रहेगा। तो आप विशेष रूप से उस ए के लिए है, तो यानी कि आपने उसका पर्टिकुलर मतलब होता ना बिल्कुल नहीं यही चाहिए, इसी पे ही हम रुके हुए हैं, तो आपने उसका क्या निकाल लिया, आपने उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में दो तरह के सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन जब हम बात करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में हम अपने कांस्टेंट्स बनाए रखेंगे, जो भी वैल्यू होती रहेगी उस हिसाब से हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम एक किसी वैल्यू पर फिक्स हो जाएंगे। अब अगर आपको ये वर्ड्स जो हैं ये आगे आप सुनोगे, जो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, उन सॉल्यूशन में एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ कांस्टेंट्स रह सकते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाली स्थिति कहते हैं। एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें जो टर्म होंगे वो कांस्टेंट्स नहीं होंगे, अननोन कांस्टेंट के टर्म में नहीं होंगे, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे, पर्टिकुलर होंगे, तो उनको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वर्ड एक पुरानी भाषा के साथ चला आया है कि सॉल्यूशन को इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सॉल्यूशंस को इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ इंटीग्रल से तात्पर्य उनके सॉल्यूशन से है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बिना इंटीग्रेशन लगाए कहाँ सॉल्व कर पाते हो। जैसे आपने देखा ना यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लगाया तभी सॉल्यूशन सॉल्व हुआ। तो ये एक तरह से जो मैंने पिछली क्लास में बात आपसे कही थी कि न्यूटन और लेबनिज को इस बात का सेंस था कि इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने वाला टूल नहीं है कि कोई कर्व बनाया उसके नीचे का एरिया निकालने के लिए आपने लिमिट के बीच में उसको इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेशन कुछ बड़ी चीज़ है। इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जो कि और भी बड़े काम करने की काबिलियत रखता है। तो जब देखा गया कि इंटीग्रेशन के थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो फिर लोगों ने उस चीज़ को कहना शुरू कर दिया, नो दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये इंटरप्रिटेशंस हैं। होता क्या है ना कि जो इतिहास की बातें होती हैं तो उनको जब आज के ज़माने में लोग देखते हैं और पढ़ते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं तो वो अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ, ये मैं किसी एक ख़ास तरह के लोगों को जो मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे वो मार्टिन गार्डनर वगैरह हों, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ मैथमेटिक्स में, तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ पॉसिबल आंसर बिकॉज वी आर सेइंग द सॉल्यूशन इज़ काइंड ऑफ इंटीग्रल कहा जाता है। तो इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहने के साथ साथ कुछ लोग इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल कह देते हैं। यहाँ इंटीग्रल और सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची या सिनोनिम की तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम ये पाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का टर्म वहाँ पर दिख रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखना एक बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाती है और इसके अपने मतलब होते हैं, इसकी अपनी कहानियाँ होती हैं। अभी इसको अगर आप करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, dy/dt माइनस s टाइम y इज इक्वल टू 0। तो आपने जितने y के जितने वेरिएबल्स थे सब एक तरफ ले लिए, जितने y वाले टर्म थे
एक तो ऑपरेटर के साथ y लगा है, एक वैसे y लगा है, तो एक साथ रख लिया, राइट साइड 0 हो गया। तो राइट साइड 0 होने का मतलब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो कैसा आ गया, इस तरह का आ गया। तो एक तरह से हम एक दिमाग में अपने पिक्चर बना सकते हैं कि अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हमारा इस तरह का सोल्यूशन होगा। अच्छा, इस सोल्यूशन में केवल एक ही कांस्टेंट है, एक ही टर्म है, क्या दो नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 1 है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई इक्वेशन है जिसमें से x² + x + c ax² bx + c = 0 होता, तो यहाँ चूँकि x की पावर 2 है तो आपके पास x1 और x2 दो वैल्यूज़ आएंगी और ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऐसे ही कुछ ऐसा ही यहाँ पर है कि अगर इस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि फिर एक ही कांस्टेंट के साथ इस तरह का टर्म रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि हम सेकेंड ऑर्डर का कर देंगे तो उसमें एक टर्म और जुड़ जाएगा, और ये एक बेसिक थ्योरम की तरह से है। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं ना कि x की दो वैल्यूज़ होंगी ही, दो वैल्यू होंगी। अच्छा, एक वैल्यू तो इसमें हमेशा होती है। जैसे आप कह दो कि x = 0, अरे x = 0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्राइवल सोल्यूशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहो तो सारी मशक्क़त तो है x की उस नॉन जीरो वैल्यू को ढूंढना जो कि इसको फुलफिल करे। अदरवाइज x = 0 तो सोल्यूशन तो होगा ही। ये तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं हुई, तो होना ही होना, आखिर में तो वो तो होगा ही, x = 0 सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि आपके पास अगर दो ऑर्डर हैं तो यहाँ पर y के दो टर्म होंगे। अगर यहाँ n है, अगर हम कह दें यहाँ nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास सोल्यूशन में भी कुछ नए कांस्टेंट हो सकते हैं। फिर ऐसे करते हुए हमारे पास n टर्म्स होंगे। और जब हम आने वाले समय में जब थ्योरम पढ़ रहे होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो वहाँ हम देखेंगे इस चीज़ को कि कभी ऐसा हो गया कि इक्वेशन तो nth ऑर्डर की है लेकिन जो कांस्टेंट्स हैं उसके अंदर जो सोल्यूशन है वो n-1 ऑर्डर के, n-2 ऑर्डर के हैं, तो ये सोल्यूशन हम छोड़ देंगे। हम कहेंगे नहीं, ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इक्वेशन का ऑर्डर n है तो सोल्यूशन के अंदर भी n टर्म होने चाहिए। अगर आप एक सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो इसमें n टर्म नहीं है, इसका मतलब वो सोल्यूशन उस nth ऑर्डर इक्वेशन का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को हमें आगे समझना होगा। तो ये तो एक थोड़ी सी डिस्कशन था फर्स्ट ऑर्डर के साथ। यहाँ हमने कुछ एक्सपोनेंशियल की साइड देखी। अब हम आते हैं अपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात है उसके ऊपर। तो हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हेडिंग हमारी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट coefficients of nth order. Linear differential equation with constant coefficient of nth order. तो कैसे इस तरह की इक्वेशन हम लिख सकते हैं? हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, मान लो a0 dny upon dxn a1 tn-1 y dx n-1 y है। ऐसे ही और टर्म होंगे। a0 शुरू हुआ है तो 0 के साथ an है, तो यहाँ हो जाएगा an, और यहाँ पर फिर d की पावर 0 x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 1 होती है तो वैसे 1 ही रहेगा, 1 बस y रहेगा। और इज इक्वल टू, अगर हम होमोजीनियस कह रहे हैं तो राइट साइड को हम 0 कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना एक टर्म लिख सकते हैं x। सो इस तरह से जो इक्वेशन लिखी जा रही है, दिस इज़ लीनियर। वाई इट इज़ लीनियर बिकॉज यहाँ y की कुछ पावर ना, यहाँ डिग्री कुछ बढ़ा ही नहीं है, ऑर्डर बड़े n है लेकिन डिग्री 1 ही है सबकी, तो ये लीनियर है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, वाई इट इज़ लीनियर। डिफरेंशियल क्यों? बिकॉज हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो ये हो गया। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स देख लो, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स हैं जो कि x या y पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में
कांस्टेंट है। nth ऑर्डर बिकॉज इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर का जो टर्म है वो ये वाला है जिसकी ऑर्डर n है। सो दिस इज द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर ये है। नॉन होमोजीनियस का भी यहाँ पे मसला हो सकता है कि अगर हम x को 0 कर दे तो होमोजीनियस, नहीं करते हैं तो नॉन होमोजीनियस। तो ये एक तो इसका तरीका हो गया। अब क्या होता है कि इसके कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है जिससे कि जो किताबों में लिखे जाते हैं, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में ईजीनेस के लिए। तो याद रखो जो ये डी बाई डी एक्स है, इट इज़ एन ऑपरेटर। ये आपका एक ऑपरेटर है जो कि वाई पे ऑपरेट होता है और उसी हिसाब से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ डी बाई डी एक्स है उसको हम लिख दें कैपिटल डी। हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, कैपिटल डी लिख देते हैं। तो अगर कहीं डी एन बाई डी एक्स एन है, कहीं डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन है, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर लिख सकते हो डी एन या लिख सकते हो डी एन माइनस वन, जैसा जिसका केस है उसी हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। तो एक सिंबॉलिक फॉर्म है इसका। सो इन सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जरा सा मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इसको आप लिख सकते हो जैसे इसी चीज़ को देखो, a0 d की पावर n y, बिकॉज y तो डिपेंडेंट है, a1 d n माइनस n y a n y इज इक्वल टू x। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। और यहाँ d की पावर 0 नहीं लिखी, यहाँ पर हमने d की पावर 0 नहीं लिखी बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली 1, तो कन्वेंशनली नहीं लिखते हैं तो ना ही लिखें, जैसा कि आयंगर ने फॉलो किया है, हम उसी हिसाब से उसी नोटेशन को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर y तो हर तरफ है, y हटा लो यहाँ से, तो a0 dn a1 dn माइनस वन an y इज इक्वल टू दिस। सो अब देखो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ऑपरेटर है, क्योंकि डी एन बाई डी एक्स एन इज़ डी की पावर एन, डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन इज़ डी की पावर एन माइनस वन। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ कांस्टेंट से। तो जितने ऑपरेटरों का समूह है इनको हम एक सिंगल ऑपरेटर कहते हैं। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज़ कॉल्ड द सिंगल ऑपरेटर। ओके, और सिंगल ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं एफ डी। लेट दिस होल थिंग इज एफ डी, सिंगल ऑपरेटर। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारा सिमिट करके इक्वेशन कैसे बन गई, दिस y इज इक्वल टू एक्स। नाउ दिस इज द राइटिंग, शॉर्ट हैंड राइटिंग या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्राइजिक वगैरह में अगर आप पढ़ोगे तो क्राइजिक में ऐसा लिखा गया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का लिख करके ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप क्राइजिक को पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आ जाती है नोटेशन वाइज कि क्या कह रहे हैं, सिम्बॉलिकली कैसे यहाँ पर पहुँच गए। तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मकसद ये है कि इतना कुछ आप उस भाषा को समझ जाओ और कि आप उन किताबों को पढ़ सको जो कि ओरिजिनली जहाँ से चीज़ें और अच्छे सीखी जा सकती है। क्योंकि किताबें तो आपके पास 24 घंटे उपलब्ध होती है, तो आप जब चाहो उनसे सीख सकते हो, जितना चाहो उनसे सीख सकते हो। उनमें किसी भी लेवल की किताब को ख़रीद करके, हायर लेवल किताब खरीद करके आप हायर लेवल सीख सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा वोकेबलरी डेवलप कर लो। तो ये एक तरीका है जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। अगर x 0 हो, अगेन x 0 है तो होमोजीनियस है, और अगर x नॉन जीरो है तो वो इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए आयलर का एक शुरुआती काम पढ़ते हैं। आयलर ने जो शुरुआती काम किया था जो कि एक थ्योरम के रूप में हमारे पास है, और ये थ्योरम जो है वो उसे हम एक तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहेंगे। ये थ्योरम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक सोल्यूशन है y1, कोई सोल्यूशन y1 है। यहाँ y1 मतलब dy बाई dx नहीं, y1 कोई सोल्यूशन है, y1 की से x कोई वैल्यू होती है वैसे। तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है y1, एक सोल्यूशन है y2, एक सोल्यूशन है y3, y4 ऐसे सोल्यूशन है। इसका मतलब है y1 को रखोगे इक्वेशन में तो दोनों साइड 0 हो जाएंगे अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो।
तो अगर आपके पास 4 सॉल्यूशन है तो इन चारों सॉल्यूशन को आप जोड़ दो, y1 y2 y3 y4 को जोड़ दो। तो अब उसका अनुपात आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे C1 टाइम y1 जोड़ दो, C2 टाइम y2 जोड़ दो, C3 टाइम y3 जोड़ दो, C4 टाइम y4 जोड़ दो। तो आपके y1 y2 इंडिविजुअल भी सोल्यूशन थे और आपने इन y1 y2 y3 को कुछ कांस्टेंट के साथ रख करके एक सीरीज बना दी, चारों के साथ जोड़ दिया। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूशनों का कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। हल, अगर एक हल, दो हल, तीन हल, 4 तरीके हैं सॉल्व करने के, चारों को मिला करके जो 5वां तरीका होगा वो 5वां तरीका भी उसी का ही एक सॉल्यूशन ही होगा। 5वां तरीका नहीं होगा, वो एक कॉम्बिनेशन होगा जो उसका एक हल होगा। इसको हम सुपरपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम सिंपली हर सॉल्यूशन को जोड़ जोड़ के एक नया एल्जेब्रिक सम बना रहे हैं। तो ये भी आयलर की ही एक खास सॉल्यूशन है, उनसे ही सीखी गई सॉल्यूशन। उनके शुरुआती किताबों में ये बाकायदा बहुत ही एलेबोरेटेड फॉर्म में मेंशन है और आपकी सिलेबस का भी हिस्सा है। जस्ट लेट मी राइट द थ्योरम। थ्योरम है कि इफ़ y1 y2 डैश डैश yn आर linearly independent solutions of the differential equation कैसी है differential equation? a0 dn a1 dn minus 1 and this is an और ये पूरा ब्रैकेट में बाहर y इज इक्वल टू 0, दिस इज 0, इज होमोजेनियस केस है। या ऐसे लिखा जा सकता है ऑफ फॉर्म एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो इफ y1 y2 yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का मतलब है y1 y2 आपस में किसी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अच्छा y2 कुछ और थोड़ी है, दुगना कर दो y1 को तो y2 आ जाए, तो फिर y2 कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिपेंडेंट हो गए ना। तो y2 तो असल में क्या है, 2y1 है। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे लिखो y1 2y1 2/3 y1 ऐसे करते चले जाओ। तो ये सारे सोल्यूशन अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये तो एक ही है, एक ही सोल्यूशन है। उसी सोल्यूशन में 2 से गुणा कर दो तो आपका नया सोल्यूशन है, उसी में 3 से भाग दे दो तो नया सोल्यूशन है। नहीं, मतलब y2 कुछ ऐसा है जो y1 से उस तरह से इंडिपेंडेंट है। इसी चीज़ को आ गया है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर हम और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें तो जब आप वेक्टर ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो, वेक्टर स्पेस, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप बताते हो कि जो फंक्शंस होते हैं दे आर एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस, अ पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस। तो उस वेक्टर स्पेस में लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी कंडीशंस डिफाइन होती है, जिसको कि हम मैट्रिक्स थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं। उतना डीप नहीं जा रहे हो अभी, लेकिन कभी कोशिश करिएगा अपने जीवन में उस डीपनेस को पाने की मैथमेटिक्स में, जहाँ आप इन लीनियरली इंडिपेंडेंसी को भले आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन आप इसको मैप कर पाओ वेक्टर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस से या मैट्रिक्स थ्योरी के आइगन वैल्यू कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू जो आती है वैल्यूज़ उनसे। तो ये है हमारे पास। हाँ, तो थ्योरम ये कहती है देन थ्योरम पूरी लिख देते हैं, देन y इज इक्वल टू c टाइम y1 c2 टाइम y2 प्लस cn टाइम yn is the complete solution of equation 1. Suppose this is equation 1 या इसको मान लो equation 1, then this is complete solution of equation 1। अगर ऐसा है तो इस थ्योरम का ये कहना है कि अगर y1 y2 y1 सोल्यूशन है और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 है, तो जो ये होगा, ये जो आप लिख रहे हो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन भी इक्वेशन नंबर 1 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये हमारी थ्योरम है। तो चलते हैं, लिखते हैं, जरा देखें इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसका। अगर आप कह रहे हो, आपका दावा है कि y1
इसका सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में y1 रखोगे तो भी राइट साइड जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये y1 इस साइड को भी जीरो कर देगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अगर कह रहे हो y2 सोल्यूशन है, तो यानी y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन को फुलफिल करेगी। yn सोल्यूशन है तो वो भी इस इक्वेशन को फुलफिल करेगी, है तो इसका मतलब निकल के आ रहा है। इवन अगर इसमें हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर दें, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर ये पूरी इक्वेशन जीरो है, क्योंकि y सोल्यूशन है, समझो लॉजिक क्या है, y1 सोल्यूशन है। द मोमेंट आपने वहाँ y1 रखा, उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y1 रखने से तो ये चीज़ जीरो हो गई, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी जीरो रहेगी, 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी जीरो रहेगी, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? इस लॉजिक को जरा समझो यहाँ पर। जैसे सोचो, जैसे पिछली बार हमने क्या कहा था, 3x² प्लस 5x पिछले लेक्चर में -2 इज 0, और x = -2 हमने कहा इसका सोल्यूशन है। तो आप क्या करो, 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 रख दिया आपने। अब ये जो इक्वेशन, फिर आपने कहा मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाई 100 बोथ साइड, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 0 इंटू 100। क्या कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, जीरो से क्या जितना मल्टीप्लाई कर दूँ। बट ये है कि एल्जेब्रिक फॉर्म में हम कुछ कॉन्स्टेंट्स इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस में। तो ये ऐसा ही कुछ लॉजिक हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन हम कुछ लिखेंगे कि एज y1 y2 yn आर solutions of equation 1, hence they must satisfy the given equation 1, that is आप क्या लिख सकते हो, a0, अब आप इसमें y आप ऐसे लिख सकते हो, a0 d की पावर n y1, इस y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो y1 करके, a1 dn - 1 y1 an y1 इज इक्वल टू 0, है ना, सेटिस्फाई कर दिया। और ऐसे ही लिख सकते हो a0 dn y2 an dn - 1 y2 an y2 बराबर 0। ऐसे आप चूँकि सारे सोल्यूशन हैं तो आप लिख सकते हो an dn yn an dn - 1 yn an yn इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप सारे सोल्यूशन लिख सकते हैं और ये सब कुछ सही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सपोज मल्टीप्लाई, अब इसको कैसे कहें, इसको मान लें इक्वेशन नंबर a, इसको मान लें b, इसको मान लें a b c, इसको मान लें n, जस्ट सारे। अभी c वो होगा जिसमें y3 रखोगे, d वो होगा जिसमें y4 रखोगे, तो ऐसा हमने कुछ मान लिया। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन a with multiply equation a with c1 is some constant, equation b with c2 dash dash, equation n capital N with cn, and further adding all the रिजल्टेंट इक्वेशन, ठीक है, को जोड़ दो। तो क्या करोगे, तो फिर क्या होगा, जैसा अगर मैं लिखूँ इस चीज़ को, तो ये ऐसा हो जाएगा a0 dn c1 y1 a1 dn - 1 c1 y1 an c1 y1 प्लस इसको जोड़ोगे a0 dn c2 y2 a1
dn माइनस वन c2y2 an c2y2 यहाँ तक। फिर ऐसे ही आपके पास हो जाएगी। तो आखिरी में आपके पास लिखोगे an dn cn yn a1 dn माइनस वन cn yn और आखिरी टर्म हो जाएगा an cn yn। ठीक है, आपने सिर्फ लेफ्ट साइड को सब जोड़ लिया। अब एक चीज़ करो, आप ऐसे कर सकते हो a0 dn, तो a0 d1 का जाएगा c1 y1, यहाँ से क्या हो जाएगा c2 y2, यहाँ से जाएगा cn yn, सबके रख लोगे। फिर आप यहाँ पे करोगे a1 dn माइनस वन, फिर आप इनको इकट्ठा करो a1 dn माइनस वन, a1 dn माइनस वन, a1 dn माइनस वन, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा फिर वही c1 y1 c2 y2 cn yn हो जाएगा। ऐसे सारे टर्म होंगे। आखिरी में क्या हो जाएगा a0, नहीं आखिरी में 0 हो जाएगा, आखिरी में हो जाएगा an और ब्रैकेट में आप क्या इकट्ठा करोगे c1 y1 c2 y2 cn yn, ये सब आ जाएंगे। अब एक चीज़ देखें, अगर हम इस सबको y कर दें, अगर आप इस सबको y कर दोगे तो आपका आंसर कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप इस सबको y कर दोगे हो जाएगा an dn y प्लस a1 dn माइनस वन y, ऐसे ही an y इज इक्वल टू 0, और उसे हम मान लें इक्वेशन कुछ हो जाएगी 1 है, तो मान लें इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, तो इक्वेशन नंबर a b n का स्ट्रक्चर देखो एक ही जैसा है। तो हमने कहा था इक्वेशन नंबर a ये शो कर रहा है कि y1 इज द फंक्शन ऑफ a, y2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है y भी, देखो यहाँ y भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर y1 y2 y3 ये सारे इसके सोल्यूशन हैं, तो y भी इसका एक सोल्यूशन होगा और इसके अंदर हमारे पास इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज़ व्हाट ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशन का आप इस तरह का एक सम ले रहे हो तो ये भी सेटिस्फाई होगा। सो इसको कई जगहों पे कहते हैं दिस इज़ लाइक सुपरपोजिशन, दिस इज़ लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स वगैरह में। सुपरपोजिशन थ्योरम लाइट इंटरफेरेंस वगैरह को एक्सप्लेन करते समय वैसा ही कुछ है। ये एक तरह के सुपरपोजिशन थ्योरम है और ये लीनियर इक्वेशन के लिए ख़ास तौर पर ये हम सारा काम कर रहे हैं। लीनियर के डोमेन में ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, लीनियर के केस में ये सारा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अब इसको प्रूफ तो खैर उतना नहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है, कभी कभार पूछा गया बहुत पहले, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि सॉल्यूशनों का समूह भी इस तरह से एक सॉल्यूशन देता है और इसी तरह से इसी लॉजिक के थ्रू ही हम आने वाले समय में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस क्वेश्चंस इस तरह से क्वेश्चंस होती हैं तो उन क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को यूज करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के तरीके क्या हैं उस पर हैं हमारे पास कुछ थ्योरम, उनको हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में, फिर उनके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे और फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस जगह पर इंसाइट अगर हम बना ले जाते हैं, फिर हम जैसे ही इसके प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम करने में फिर हमें इस तरह की एथिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अरे इसको लीनियर में क्यों लिख रहे हो, लीनियर ही क्यों होगा। तो थ्योरम्स हमें उन सवालों के जवाब देती है, वो सवाल जो कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशंस तो हमारे सामने आती हैं। इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्यों ढूंढ रहे हो, इसमें एक्स क्यों जोड़ दिया है, इसमें कॉस थीटा कहाँ से आ गया, ऐसे सारे टर्म वहाँ पर आते हैं। वो सब चीज़ों से आपको बचत हो जाएगी अगर आप इस अप्रोच के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हो। चलिए फिर
आने वाले समय में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं इसकी एक थ्योरम देखेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे कि रूट्स रियल है, रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स हैं, स्टर्ड रूट है, यानी अल्फा अंडर रूट इस तरह के फॉर्म के हैं, तो उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वाले कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी प्रॉब्लम करेंगे, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।